आइए जी, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो लिमिटेशन नहीं है अकाउंटिंग का। लिमिटेशन नहीं है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप इस तरीके से इंटरप्रेट कर लो कि अगर ये कह रहा है कि लिमिटेशन नहीं है, दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एडवांटेजेस की बात कर रहा है। ये नेगेटिव में अगर कोई वर्ड लिखी जा रही है, दैट मीन्स उसकी वो अपोजिट की बात कर रहा है। तो विंडो ड्रेसिंग जो है वो क्या एडवांटेज है? नहीं, वो तो आपका लिमिटेशन ही है। यहाँ पे एडवांटेज पूछ रहा है, ये क्या है? लिमिटेशन है, तो ये हट गया। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, ये हट गया। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, मतलब ये सारी लिमिटेशंस थी, ये हट गया। कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इज कोर्ट, तो ये एडवांटेज था हमारा, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं? कोर्ट में एज अ एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज। ये पूछ रहा है कौन सा इसमें से एडवांटेज है, ये बता दो, तो आप बताएंगे आंसर है कौन सा? डी। ठीक है, रेस्ट 3 ऑल आर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए सर, अगला आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर कौन कौन से? ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, क्रेडिटर्स। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इसने सारी की सारी बातें कर दी, तो आप क्या बोलोगे? ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल की बात वो नहीं कर रहा है, वो आपसे सिंपली पूछ रहा है कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये जो उसने जितने भी बताए ये सारे के सारे आपके यूजर्स ही कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट लाइबिलिटी कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट लाइबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर, टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, तो अब इन चारों में से आप बताइए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रोवाइड करना एसेट लाइबिलिटी कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट एसेट्स लाइबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, क्या ये अकाउंटिंग का पार्ट है? प्राइवेट को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, जब रिकॉर्ड ही नहीं करते तो वो अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट ही कहां करेगा? टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, ये भी इसका पार्ट है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज, ये भी इसका पार्ट है। तो योर करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है सर, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज पर्टेन टू, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो किसको पर्टेन करती है? क्या नेशन एज अ होल? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या पूरे देश के बारे में बात करती है? नहीं। क्या पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करती है? नहीं। क्या आपके बिजनेस के बारे में बात करती है? हाँ। क्या प्रोप्राइटर के बारे में बात करती है? नहीं। तो बहुत सिंपल था कि भैया जिसकी बिजनेस एंटरप्राइज की, जिस एंटरप्राइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी उस बिजनेस एंटरप्राइज के बारे में वो बात करेगी। प्रोप्राइटर को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो इसको सवाल ही नहीं उठता। और देश और आपका जो समाज है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उसकी तो हम यहाँ पे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक आपके एंटरप्राइज को दर्शा रहा है, ना कि पूरी इंडस्ट्री या पूरे नेशन को। ठीक है सर, अगला आता है द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर। इनमें से कौन कौन सी है जो ब्रांचेस हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो आप हंस के बता दोगे कि ये सारी की सारी ब्रांचेस होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा डी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 30, अकाउंटिंग इज। अब आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अकाउंटिंग इज ओनली एन आर्ट, ओनली अ साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, नीदर आर नॉट साइंस। तो जिन्होंने पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े वो बोलेंगे क्या कि भैया अकाउंटिंग आर्ट और साइंस कहां से हो सकता है? ये तो ना ही आर्ट है ना ही साइंस है, और वो डी पे आंसर लगा के आ जाएंगे, विच इज रॉन्ग। आपने पढ़ा क्या है कि अकाउंटिंग दोनों है, अकाउंटिंग आर्ट भी है और अकाउंटिंग आपका साइंस भी है। तो सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है ये? If accounting information is based on facts and it is verifiable but document, it has the quality of। अगर हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बना हुआ है और उसको डॉक्यूमेंट से वेरीफाई भी किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सी क्वालिटी है? रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी या फिर कंपेरेबिलिटी? इसके ऊपर आपने सवाल पीछे हर एक टॉपिक पे देखे हैं, तो इसका जवाब आपके मन में पहले क्लिक हो जाना चाहिए। जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? आंसर इज reliability. Now, which of the following transactions is of a financial character and will be recorded in the business? इनमें से कौन सा ऐसा है ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का है और उसको आप बिजनेस में रिकॉर्ड करके चलते हो? तो गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, सेल ऑफ हाउसहोल्ड फर्नीचर 5000, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो आइए फिर से पढ़ें और एलिमिनेट करते चलें। गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए तो है लेकिन बिजनेस से लेके जा रहा है, तो ये आप रिकॉर्ड
करते हो। इंटरव्यू हो रहा है कैंडिडेट का एम्प्लॉयमेंट के लिए, रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। घर का आपने फर्नीचर बेचा, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट तो है लेकिन ये पर्सनल नेचर का है, तो ये भी आपका रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और आपके पास एक ऑर्डर आया सेल ऑफ गुड्स का, ये भी सिर्फ ऑर्डर आया है, कोई फाइनेंशियल मूवमेंट नहीं हुई है, तो इसको भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड आप किसको कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ए को। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 33। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग जो है वो किससे कंसर्न है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा पहला, डिजाइनिंग द सिस्टम्स ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा, इंटरप्रेटिंग द डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो आप देखेंगे तो ये सारे उसके आगे के स्टेप हो गए जहां हम समराइज करते हैं, ये बुक कीपिंग के बाद होता है। इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना बुक कीपिंग के बाद होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बुक कीपिंग के बाद होता है। बुक कीपिंग तक सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। तो दिस इज अपेरेंटली कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा इज योर करेक्ट आंसर। नाउ अगला आता है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, आपको बताना है इसमें से कौन सा सब फील्ड नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, बुक कीपिंग इसका सब फील्ड, या फिर आप कह सकते हो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग नहीं होता। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 34 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 क्या कह रहा है? Which of the following is the most relevant accounting information for taxation authorities? कह रहा है इनमें से कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है किसके लिए? टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो आपको बताना है कैश बैलेंस ऑफ द फर्म। कैश बैलेंस जान के गवर्नमेंट क्या करेगी ये आपको सोचना पड़ेगा, क्या ये रेलेवेंट है कि नहीं। बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, ये रेलेवेंट है कि नहीं? रेलेवेंट तो है, किसके लिए? टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए रेलेवेंट है कि नहीं। क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर और प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि मोस्ट रेलेवेंट है। देखो टैक्सेशन अथॉरिटी है, चेक करने बैठेगी तो वो आपके सारे रिकॉर्ड चेक करेगी, उसके अंदर फिर कोई बात ही खत्म हो गई। बट कहा जा रहा है कि टैक्सेशन को सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन होगा, जो कि अपरेंटली उसको चाहिए ही चाहिए, उसको चाहिए ही चाहिए कि आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, ताकि इससे आपसे ऊपर क्या लगाया जा सके? टैक्स लगाया जा सके, आपसे टैक्स भरवाया जा सके। तो टैक्स के लिए प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर इज द मोस्ट रेलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटी। ठीक है सर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स द अकाउंटिंग मे बी मैनिपुलेटेड टू कंसील वाइटल फैक्ट्स। अब इसमें से कौन सी ऐसी लिमिटेशन जो बताता है कि अकाउंट्स के अंदर आपके मैनिपुलेशन की जा सकती है और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको छुपाया जा सकता है, उसको कंसील किया जा सकता है। ये इनमें से कौन सा लिमिटेशन इस बारे में बात करता है? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये कहता है क्या? अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो बताइए इनमें से कौन से जो मैनिपुलेशंस की बात करता है और छुपाने की बात करता है, साफ सुथरा करने की बात करता है? तो आपने देखा था कि विंडो ड्रेसिंग इस टाइप की बातें करता है, तो जो बी है दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है? Which qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? अगर clearly present किया गया है तो क्या रिफ्लेक्ट होता है? ये क्वेश्चन आपका पीछे भी आया था, डिट्टो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ गया, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंडरस्टैंडेबिलिटी इज द राइट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट फॉर रिपोर्टिंग प्रमोट्स। ये क्वेश्चन भी आपका पीछे आया था, पहले नॉर्मल पूछा गया था, अब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछने लगे हैं। कह रहा है क्या कि मेजरमेंट, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट के लिए कौन कहता है आपको, कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसके बारे में बात करता है? तो आपने देखा था कि कंपैरिजन में ये कॉमन चीजें, यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ए, विच इज कंपेरेबिलिटी। ऑप्शंस तो बाकी आपके सामने हैं। 39। Which of the following is included in the qualitative characteristics of accounting information? आपको बताना है इनमें से कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस, तीनों इंक्लूड होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। दिस इज ऑल्सो योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्या बात कर रहा है ये? Which of the following is not the user of accounting information? आपको बताना है इनमें से कौन सा यूजर ही नहीं है, मतलब कि इंटरनल एक्सटर्नल छोड़ दो, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन है जो कि यूजर ही नहीं है। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर यूजर होता है, पब्लिक आपका यूजर होता है, डेटर आपका यूजर होता है कि नहीं सोचना पड़ेगा, और गवर्नमेंट आपका यूजर होता है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा डेटर। अब आप कहोगे क्या कि भैया डेटर भी तो यूजर हो सकता है। डेटर को अगर आप सामान्य पब्लिक के रूप में रिप्रेजेंट करोगे तो इट कैन बी अ यूजर, एक कंज्यूमर के रूप में यूज करोगे इट कैन बी अ यूजर, बट इन फॉर्म ऑफ डेटर। अब डेटर सर होता क्या, आपने बताया ही नहीं।
देखो जैसे क्रेडिटर होता है, इसका जस्ट अपोजिट डेटर होता है। क्रेडिटर वो होता है जो लोग हमें उधार देते हैं, और डेटर वो होता है जिसे हम उधार देते हैं। अगर हमने किसी को उधार दिया है तो क्या बोलेगा कि आओ जी तुम्हारी स्टेटमेंट देखता हूं मैं और बताता हूं कि तुम मेरे को उधार देने लायक हो कि नहीं। बड़ा अटपटा सेगमेंट हो गया। आप किसी को उधार दे रहे हैं तो सामने वाला उसको हंस हंस के लेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा दिखाओ अपनी बैलेंस शीट, दिखाओ अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में चेक करूंगा कि मैं तुमसे पैसा लूं कि ना लूं। ऐसी बात कभी नहीं की जाती है। तो डेटर इज द यूजर जो कि आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर नहीं होता है। ठीक है सर। अगला सवाल, विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा है जो कि आपका एडवांटेज है अकाउंटिंग का? शो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अगला है विंडो ड्रेसिंग, शो द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस और रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो कि एडवांटेज है आपके अकाउंटिंग का। शो करता है प्रेजेंट वैल्यू बिजनेस का, क्या प्रेजेंट वैल्यू बताता है? नहीं, ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर काम करता है, तो ये आपका एडवांटेज नहीं हो सकता। विंडो ड्रेसिंग, ये तो अपने आप में आपको पता है कि ये लिमिटेशन है, इसका एडवांटेज नहीं हो सकता। शो द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, क्या प्राइस लेवल चेंजेस ये बताता है? जो हमारा अकाउंटिंग है क्या प्राइस लेवल चेंजेस बताता है? नहीं। हम लिमिटेशंस के अंदर यही पढ़ते हैं कि भैया प्राइस लेवल चेंजेस होता रहता है, मार्केट में प्राइस कुछ भी चेंज हो जाती है, लेकिन ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही काम करता है, प्राइस लेवल चेंजेस को ये अफेक्ट नहीं करता। तो दिस इज ऑल्सो दी रॉन्ग आंसर। नाउ क्या रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी ये एडवांटेज है? बिल्कुल। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि जो अकाउंटिंग है वो कैसे काम करता है, वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करता है। अब ये कुछ नया टर्म है, बट आपको इसको जब रिलेट करोगे, इसकी कॉन्सेप्ट की गहराई में जाओगे, तो आप देखोगे कि आपने इसी बातें सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। जो आपका अकाउंटिंग है वो किसकी तरह काम करता है? वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करता है, जो कि वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब अगर आपने वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को एक जगह पर रिकॉर्ड कर लिया, जैसे कि हम कहते हैं कंप्यूटर में जब आप रिकॉर्ड कर लेते हो, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम आप डेवलप कर लेते हो जिसके अंदर आपके पास दसों साल के डाटा एक्यूमुलेटेड है, रिकॉर्डेड है। आप जब चाहो किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो इस केस में क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो मेमोरी, आप जो दिमाग अपना यूज किया करते थे, जिस हद तक यूज किया करते थे जब ये काम मैनुअली होता था, जब आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करने लगे, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने लगे, तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि हमने देखा था सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, जब हम कैश अकाउंट बनाते थे, तो कैश अकाउंट के अंदर सपोज कीजिए आपने 1 साल का अकाउंट बनाया, तो 1 साल के अकाउंट में अगर आपसे कोई 1 साल के अंत में पूछता है कि बताओ जी हमने कार कितनी खरीदी थी, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कार किस महीने खरीदी थी, किस डेट के आसपास खरीदी थी, और फिर उस डेट के आसपास में आप जाके सर्च करोगे तो आपके मेमोरी के ऊपर काफी लोड बढ़ता था। लेकिन जब आपने अकाउंटिंग करनी शुरू कर दी, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करना शुरू कर दिया, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड को रखना शुरू कर दिया, तो जो आपकी मेमोरी का लोड था वो कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया? अकाउंटिंग ने। तो इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग का फायदा क्या है कि वो आपकी मेमोरी को रिप्लेस करता है, एक तरीके से रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी का काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डी इज योर करेक्ट आंसर। तो इसमें आप करेक्ट में आप डायरेक्टली इस पे पहुंचे तो भी ठीक है, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन में जब कुछ नया टर्म यूज हो जाए जो कि आपने पीछे ना पढ़ा हो, तो आपको कैसे काम करना होता है कि आपको एलिमिनेट करना होता है। कि बात कर रहा है एडवांटेजेस की, लिखे हैं सारे डिसएडवांटेजेस, इसको हटा दो, ये तीनों हट गए तो ऑब्वियसली अब आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था इसके अलावा कुछ टिक करने के लिए। बट इसको भी आप जब गहराई में समझे हैं तो आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाउ रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी इज अ एडवांटेज फॉर अकाउंटिंग। ठीक है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग किससे कंसर्न है? ये सवाल आपने पीछे देखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, समराइजिंग, एनालाइजिंग या फिर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो ये तीनों तो किसका पार्ट है? आपका अकाउंटिंग का पार्ट है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा इज द मेनली कंसर्न ऑफ बुक कीपिंग। तो दिस इज ऑल ऑफ योर एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज थे जो आपने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे फिलअप्स को, बट उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।